हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं ताकि कुछ खबरों की गहराई तक पहुंचा जा सके और वो खबरें जो आमतौर पर आपको नहीं मिल रही उन तक पहुंचने की हम कोशिश करते हैं। इस वक्त एक बहुत ही अहम खबर यह है कि पाकिस्तान में पिशावर, जो अफगानिस्तान बॉर्डर के नजदीक का बड़ा शहर है, वहां हाल ही में मस्जिद में हुए धमाके में 90 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं और उस पर इल्जाम तराशियां शुरू हुई हैं। पाकिस्तान ने उसको अफगानिस्तान पर इल्जाम लगाया है और शुरू शुरू में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक बार जिम्मेदारी ली, उनके एक नुमाइंदे ने, उसके बाद फौरन उससे इनकार कर दिया। आखिर क्या कुछ है इस पेशावर बम धमाके के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, क्या कुछ रस्साकशी है? इसके अलावा अफगानिस्तान से मुताल्लिक ही एक और खबर है बहुत ही अहम, जो यहां भारत के मीडिया में कहीं नजर नहीं आ रही। वो ये कि रूस तालिबान हुकूमत से वहां बाकी बचे अमरीकी हथियारों की मांग कर रहा है। आपको मालूम है कि रूस इस वक्त यूक्रेन में जंग में है और इस वक्त वो ईरान से भी हथियार लेने की बात कही जा रही है। हालांकि ईरान और खुद रूस ने इससे इनकार किया है, लेकिन वेस्टर्न हुकूमतें बार बार ये इल्जाम लगा रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही दिलचस्प कहानी होगी कि ईरान और तालिबान दोनों रूस को मदद करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ है इसकी हकीकत, ये जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं असद मिर्जा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, जो एक लंबे अरसे तक बीबीसी से मुताल्लिक रहे, बीबीसी के लिए काम करते रहे और अब उनका एक कॉलम कई जबानों में भारत से बाहर भी छपता है और मुसलसल अपनी कुछ रिसर्च, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में मंजर आम पर आएंगे। असद मिर्जा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये पेशावर बम धमाका बहुत ही अफसोसनाक, मस्जिद में धमाका होना, इतने लोगों का हलाक हो जाना, वो उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो क्या कुछ है तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के बीच? शुक्रिया काजमी साहब। सबसे पहले मैं अपने नाजरीन को ये बता दूं कि पेशावर में होने वाले बम धमाके में तकरीबन 93 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग उसमें जख्मी हैं। और इस हमले के होने के चंद घंटों के बाद ही, जैसे कि आपने फरमाया, कि तालिबान ने पहले ये बोला था कि वो इस हमले में उसके कुछ अनासिर शामिल हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस बात को बिल्कुल तरदीद करते हुए वहां के कायम मकाम फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि तालिबान का तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने अपनी पहली स्टेटमेंट में इस धमाके के लिए, इस बम धमाके के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को इल्जाम लगाया था कि उसने ये धमाका कराया है। टीटीपी की तरफ से हैरानी की बात यह है कि टीटीपी की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है और उसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बीच में ये चकल्लत शुरू हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उसके साथ ही साथ अफगानिस्तान के तालिबान पर इल्जाम लगा रहा है कि वो इस तरह के बम धमाकों में शामिल है और वो पाकिस्तान में हालात को कशीदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि अपनी तरफ से तालिबान इस बात की तरदीद करते हैं कि वो किसी भी तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वाबस्ता है। और ये दोनों चीजें जो है वो बहुत ही अजीब सी है, क्योंकि ये सारी दुनिया को मालूम है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के या टीटीपी के तार कहाँ से जुड़े हुए हैं और कहाँ से उनको हिकायत मिलती है, अहकाम मिलते हैं कुछ करने के लिए। और इसके साथ ही साथ मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूंगा कि जब से तकरीबन अब पौने 2 साल का अरसा होने को आ रहा है, जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हुई है, तो उसी दिन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, बल्कि ज्यादातर कशीदा रहे हैं। और इसकी एक वजह शायद ये रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को ये ख्वाहिश थी कि वो पहले की तरह ही, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था, उसके बाद फिर अमेरिका अफगानिस्तान में आया, तो इन दोनों के साथ साथ पाकिस्तान हुकूमत के ताल्लुकात हमेशा से बहुत अच्छे रहे और वो एक तरीके से इनडायरेक्टली
अफगानिस्तान की इंटीरियर सिचुएशन में दखल अंदाजी हमेशा करता रहा, और इसके जरिए ये इल्जाम भी है कि वहां के हुकूमत के एहलकारों ने, फौजी एहलकारों ने उसके जरिए अपने लिए बहुत फायदे हासिल किए हैं। लेकिन जब से नई हुकूमत सन 2021 में वहां कायम हुई, अगस्त 2021 में, उसके बाद से देखने में ये आ रहा है कि अफगानिस्तान से मुताल्लिक जो कोई भी पहल, चाहे वेस्टर्न ब्लॉक करे चाहे रूस करे, उसमें पाकिस्तान का रोल बहुत ही कम नजर आता है। और पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये किसी भी तरीके से उनके गले से ये बात नहीं उतरती है कि वो अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में, वहां की अंदरूनी सूरत हाल में, वहां के एक्सटर्नल अफेयर्स में किसी तरह से दखल अंदाजी ना करें। और इसकी एक दूसरी मिसाल ये भी है कि जब तालिबान ने हुकूमत कायम करने के कुछ ही महीनों के बाद पाकिस्तान के साथ अपनी सरहद के ऊपर खारदार तारों की बाड़ लगाना शुरू की थी, तो पाकिस्तान फौज और अफगानी तालिबान फौजियों के दरमियान कई मरतबा गोलाबारी जो है वो हो चुकी है। और अब पाकिस्तान ये नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान अपनी सरहद के ऊपर किसी तरीके के कोई भी बाढ़ लगाए, जिससे कि वहां के आवाजाही लोगों के लिए मुश्किल या परेशान कुल हो। जबकि तालिबान का कहना है कि वो ये नहीं चाहता है कि गैर मुताल्लिक और अफगानिस्तान मुखालिफ अनासिर, यानी कि टीटीपी ही बराह रास्त, उनको एक आसान रास्ता मिल सके पाकिस्तान से अफगानिस्तान आने का और अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान जाने का। वो इस पर रोक लगाना चाहता था, वहां पर सरहद पर बाढ़ लगाने से। तो मजमूई तौर पे ये कहा जा सकता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात किसी भी तरीके से खैर सगाली के ताल्लुकात नहीं है, आपसी रंजिशें ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और दोनों मुल्क एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नजर नहीं आते। अच्छा, इसमें क्या वजह है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात खराब हो गए? एक जमाने में तो अक्सर उनके सारे लीडर्स पाकिस्तान में होते थे, और ये बात बार बार कही जाती रही है कि तालिबान को मदद करने में पाकिस्तान का बड़ा हाथ रहा है। जो पहले मुजाहिदीन कहे जाते थे जब वहां पर सोवियत यूनियन था। लेकिन अब ऐसी कौन सी ऐसी बात हो गई? चूंकि जिस तरह से वहां के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी का बयान आया, उन्होंने बहुत ही दिलचस्प दो तीन बातें कही हैं। एक तो यह कहा कि आप अच्छे से ढंग से इन्वेस्टिगेट करें इसको। नंबर दो, अफगानिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। और तीसरी बात जो उन्होंने एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया है, वो बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने ये कहा कि अपनी छत का बर्फ दूसरों की सड़क पे मत डालो। ये आजकल चूंकि सर्दी का मौसम है तो वहां बर्फबारी हो रही है, तो ये एक क्या है? चूंकि तालिबान के बारे में ये शक होता है कि जो अमेरिका और तालिबान के बीच में दोहा में बातचीत हुई थी, वो दरवाजा बंद करके बात हुई थी। उस वक्त की अफगानिस्तान हुकूमत का नुमाइंदा उसमें नहीं होता था। ज़ल्मे खलीलजाद उनसे क्या बात करके जाते थे, क्या वादे करके जाते थे कि वो अचानक आधी रात को लाइट बंद करके बगराम एयरपोर्ट से हवाई जहाज अपना उड़ाते हैं। तो और फिर बाद में वहां पर हवाई कई कार्रवाइयां कर चुके हैं अमेरिकन, कई कई जगहों पर हमले कर चुके हैं। तो इतना, एक तरफ तो इतना तालमेल नजर आता है अमेरिका और तालिबान के बीच, दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी अमेरिकन एलाई समझा जाता है। तो ये दोनों अमेरिकी एलाई आपस में क्यों टकरा रहे हैं? लोकल कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर हो रहे हैं? देखिए, अगर हम पाकिस्तान की सूरत हाल का गुज़िश्ता 15 साल के अंदर एक जायजा लें, तो वहां पर कोई भी मुस्तहकम हुकूमत, कोई स्टेबल गवर्नमेंट मौजूद नहीं रही है। और बीच में जब इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान में कायम हुई थी, तो वो बहुत ज्यादा एंटी अमेरिकन या अमेरिका मुखालिफ मानी जाती थी। और इमरान खान ने ऐसे बहुत सारे इंकशाफात भी किए थे कि वो उनका ये कहना था कि वो कुछ ऐसी तफसीलात आवाम को मुहैया कराएंगे जिसमें कि पिछली हुकूमतों के और खास तौर से फौजी जनरलों की बदउनवानियों की तफसीलात पेश की जाएंगी। तो इसके अलावा जो पाकिस्तान का अपना पूरा रवैया एक अमेरिका के एहलकारों के साथ में चलता चला आ रहा था, उसमें एक खलल पड़ा था। उसके साथ ही साथ पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बहुत ही
बदतर होती चली जा रही थी। हम और आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2-3 महीनों से ये रिपोर्टें बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन इससे पहले भी बात हमारी और आपकी हो चुकी है कि जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल या इकोनॉमिक सिचुएशन थी, वो बद से बदतर होती चली जा रही थी गुज़िश्ता 10-15 सालों से। वो कोई नई बात नहीं है। तो ये सब सूरत हाल जो मजमूई तौर पर इकट्ठा हो रही थी, इसके अलावा अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए इस मर्तबा जब उन्होंने तालिबान एलिमेंट से दोहा कतर में बातचीत शुरू की, तो उन्होंने बजाय पाकिस्तान के खलीजी ममालिकों को इस चीज में आगे रखा। जैसे कि अब दोहा कतर में बातें हो रही थी, तो कतर के जो डिप्लोमेटिक सर्कल है वो, या यूएई या मुत्तहिदा अरब अमीरात के जो डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हैं, वो लोग ज्यादा एक सरकर्दा किरदार करते नजर आ रहे थे, दोनों तरीके से, पर्दे के सामने भी और पर्दे के पीछे या बंद दरवाजों के पीछे भी। हम लोग इस बारे में भी कई बार बातचीत तस्करा कर चुके हैं। तो एक तरीके से पाकिस्तान को ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं था और ना ही हो सकता है कि वो अफगानिस्तान की सूरत हाल में कोई सेंट्रल रोल ना अदा कर पाए। और इसके लिए उसने जब से तालिबान हुकूमत कायम हुई है, बारहा कोशिशें की है कि वो छोटी छोटी मीटिंग्स में किसी भी तरीके से शामिल होने के लिए उसने क्या क्या किया है। इसके साथ ही साथ दूसरा एक एंगल जो हमारे सामने यहाँ आ रहा था कि अमेरिका खलीजी ममालिक के जरिए तालिबान से बातचीत कर रहा था, तो दूसरी तरफ चीन जो है वो बराह रास्त तालिबान से बातें कर रहा था। और उसके साथ ही साथ उसने कई मरतबा तालिबान को, अफगानिस्तान हुकूमत को इस तरीके के प्रपोजल्स दिए जिसके जरिए वो अफगानिस्तान हुकूमत की मुआशी या इकोनॉमिक हेल्प करना चाह रहा था। और इसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि दोनों तालिबान और चीन की क़यादत के दरमियान इतने गहरे ताल्लुकात हैं कि अपनी अगस्त 2021 में हुकूमत कायम होने के महज 15 दिन के अंदर ही उस वक्त के एक आला अहलकार ने चीन जाकर, चीन के एक बॉर्डर एरिया में चीन के आला अफसरों से मुलाकातें की थी, जो कि उनकी सबसे पहली मुलाकात थी। और शुरू से ये इंडिकेशंस भी आ रहे थे कि हो सकता है कि चीन वो पहला मुल्क बने जो अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर दे। तो एक तरीके से तालिबान इस मर्तबा अमेरिका और चीन दोनों से बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के अलग रख दिया है। और ये पाकिस्तान हुकूमत को, वहां के फौजी जनरलों को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं है। हाँ, ये बात बहुत ही अहम है। देखिए, चीन का आपने जिक्र किया। तालिबान हुकूमत के बनने के बाद एक और डेवलपमेंट हुआ था कि हेरात जो ईरान के बॉर्डर के नजदीक है, वहां से और चाइना तक एक ट्रेन पहुंचाने तक का भी एक एग्रीमेंट हो चुका है। बाकायदा ईरान जो है वो चाइना से भी कनेक्ट करे और चाइना का इन्वॉल्वमेंट भी अफगानिस्तान में बढ़े। ये ऐसे हालात बहरहाल नजर आ रहे थे। तो ये पाकिस्तान का जो अलग थलग होना है वो उसको बहुत खल रहा है। ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प आपने बताई। अच्छा, अब ये बताइए कि ये रूस और तालिबान की हुकूमत के बीच में क्या बातें हो रही हैं, ये भी मैं समझता हूं जानना बहुत जरूरी है इस वक्त हमारे दर्शकों का। बिल्कुल साहब, ये बात भी हमारे लिए कम सरप्राइजिंग या चौंकाने वाली नहीं थी जब ये खबरें आना शुरू हुई। तकरीबन हफ्ता 10 दिन से ये खबरें जो है इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा गश्त कर रही है कि रूसी हुक्काम जो है वो तालिबान हुकूमत से बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं कि जो हथियार अमरीकी फौजी जब अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से इनकलाब के वक्त छोड़ गए थे अफगानिस्तान में, रूस चाहता है कि वो हथियार उसको मिल जाए, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जो जंग जारी है उसमें रूसी हुकूमत को पाबंदियों की वजह से वो हथियार की प्रोडक्शन उस लेवल तक नहीं कर पा रहे हैं जो कि जंग से पहले कर रहे थे। यानी कि इकोनॉमिक सैंक्शन जो वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस के ऊपर आयत की है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो रूस पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। और इस वक्त रूस को हथियारों की, असलहे की, हर तरीके के फौजी हथियारों की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ इस महीने के आखिर तक, जो कि मिलिट्री की जबान में, फौज की जबान में प्री स्प्रिंग ऑफेंसिव, यानी कि मौसम बहार के आने से पहले जो एक बहुत बड़ा फौजी कार्रवाई करने के उसके मंसूबे बन रहे हैं, उससे पहले वो ये हथियार हासिल करना चाहता है। अब ये खबरें कहाँ तक दुरुस्त हैं, कहाँ तक दुरुस्त नहीं है, ये तो वक्त
के साथ साथ मालूम पड़ेगा। लेकिन जो रिपोर्ट्स हमारे सामने अभी तक आ रही है उसमें से ज्यादातर रिपोर्ट्स जो हैं वो ब्रिटिश मीडिया के थ्रू आ रही है। सबसे पहले ब्रिटेन के टेबलॉइड द सन ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें कि उसने, जो कि किसी रूसी फर्द का एक टेलीग्राम चैनल है, उसका हवाला देते हुए सन ने ये रिपोर्ट किया था कि जनरल एसबीआर का कहना है कि क्रेमलिन के, यानी कि पावर का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है रूस में, वहां के अंदरूनी एहलकारों ने उसको ये जानकारी दी है कि रूसी डिप्लोमेट्स जो हैं वो तालिबान हुकूमत से बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं कि वो हथियार जो अमेरिका, जिनकी मालियत तकरीबन $7 करोड़ से भी ज्यादा है, वो रूस को किसी तरीके से हासिल हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता था कि भाई रूस क्यों चाहता है कि उसको ये हथियार मिल जाए। तो पहले जैसे मैंने बताया कि रूस को इस वक्त हथियारों की कमी है और शायद इस वजह से वो अमरीकी हथियारों को लेना चाहता है या खरीदना चाहता है। अब इसके दो पहलू हैं कि इसके बदले रूस तालिबान को क्या देगा और तालिबान किस वजह से रूस की मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ऐसे अनासिर हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी जमाने में एक दूसरे के दुश्मन कहे जाते थे। अब अपनी मजबूरियों या अपने फायदे के लिए वो हाथ मिलाने को तैयार हैं। तो इसकी वजह क्या है? यानी कि आपको देखने में नजर आ रहा है कि आपकी अपनी सियासी या फौजी जरूरतों की वजह से आप अपने दुश्मन से भी गले मिलने को तैयार हैं। रूस को हथियारों की जरूरत है, तालिबान हुकूमत को पैसे और रिकॉग्निशन की जरूरत है। तो कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि ये जो पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है रूस और तालिबान के दरमियान हथियारों की फरोख्त नहीं कहा जा सकता है इसको, सिर्फ उसको देने की बात हो रही है कि वो हथियार रूस को दे दिए जाए। तो एक खबर ये भी आई है, ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने ये खबर शाया की कि हो सकता है कि रूस हथियारों के बदले तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने की शुरुआत करे। लेकिन इसकी तरदीद फौरन ही रूस की तरफ से हुई और उसके अलावा जो चैनल जनरल एसबीआर सन ने रिपोर्ट किया था, उसने भी कहा कि नहीं, अभी ऐसी कोई बातचीत भी सामने नहीं आई है। इसके अलावा जो रूस के साबिक सदर मेदवेदेव हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हमारे पास ऐसी कोई तजवीज नहीं है कि हम तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। तो ये खबर भी एक तरीके से गलत है कि रूस तालिबान से या अफगानिस्तान से अमरीकी हथियार मंगाना चाहता है। लेकिन बहरहाल ये प्रोसेस अपनी जगह चल रहा है, क्योंकि इसी दरमियान ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने अपनी एक दूसरी रिपोर्ट, जिसमें कि ब्रिटेन की आर्म फोर्सेस के चीफ जनरल एंथोनी रॉटकिन का हवाला देते हुए कहा गया था कि जिस तरीके से रूस को हथियारों की जरूरत है, उसके वजह यह है कि इतना बड़ा जखीरा हथियारों का अफगानिस्तान में अभी भी मौजूद है कि रूस को उससे बहुत तकवीत मिलेगी। और साथ ही साथ बड़े हथियारों के अलावा छोटे हथियार और राइफल्स और पिस्टल्स, ये बड़ी तादाद में अफगानिस्तान में मौजूद है। तो रूस जरूर इस जखीरे को अपनाना चाहेगा और अफगानिस्तान के पास क्योंकि और कोई चारा नहीं है, क्योंकि इसमें से जो मिलिट्री इक्विपमेंट अफगानिस्तान में छोड़कर अमेरिकी फौजी गए थे, उसमें से बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं कि जिनके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल महारत चाहिए होती है उनको चलाने या उनकी देखरेख करने के लिए भी। इससे पहले हम और आप भी और हमारे नाजरीन भी देख चुके हैं कि मीडिया में ऐसी फोटोज आ रही थी कि साहब अफगानिस्तान में तालिबान के जो जंगजू हैं वो अमेरिकी हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़े हुए हैं और उसको उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एक दो खबरें ऐसी भी आई थी कि उन्हीं ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस्ड इक्विपमेंट था जो अमेरिका छोड़कर गया था। और शायद इसकी एक वजह ये भी थी कि अमेरिका को मालूम था कि तालिबान के पास वो महारत या वो एक्सपर्टीज नहीं है कि वो इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल कर सके। इसलिए गालिबन वो जल्दी के अलावा इस वजह से भी उसको अफगानिस्तान में छोड़ के गए थे कि ये किसी भी तरीके से तालिबान के काम नहीं आ सकता है। लेकिन अब तालिबान ने उसका दूसरा मसरफ निकाल लिया है कि अगर वो रूस को देते हैं तो हो सकता है कि रूस से कुछ हासिल कर सके, कुछ माली पैकेज भी मिल सके, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान हुकूमत को पैसे की सख्त जरूरत है। और इसके साथ ही साथ सबसे अहम बात यह होगी कि अगर रूस तालिबान हुकूमत को तस्लीम करता है तो एक तरीके से एक साबिका सुपर पावर की अपनी हिमायत में लाने के लिए ये तालिबान का बहुत बड़ा
सिफारती या डिप्लोमेटिक फतेह की कही जा सकती है। जी, ये बहुत ही अहम है। देखिए, रूस का एक वाकया मुझे याद आ गया। 15 अगस्त 2019 को जब सुबह सवेरे अशरफ गनी काबुल से उड़े थे, हेलीकॉप्टर से अजरबैजान गए थे, तो उस हेलीकॉप्टर में डॉलर जो भर करके लेके गए, उसकी खबर रूस की एम्बेसी ने ही चश्मदीद गवाहों के जरिए से पब्लिक की थी, लोगों के सामने रखी थी। तो इसमें कहीं ना कहीं तालिबान और रूस के बीच कोई ताल्लुकात उससे जाहिर हो रहे थे कि वो तालिबान के दुश्मन की उस हकीकत को सामने लाए थे। उसके अलावा रूस की एम्बेसी इस पूरे दौर में काबुल में काम करती रही और रूस की एम्बेसी वहां बंद नहीं हुई है। तो ये तालिबान और रूस के बीच की अच्छी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब अभी आखिर में बताइए कि अब चूंकि सर्दी का मौसम है, ऐसी हालत में अफगानिस्तान में कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं? चूंकि 90% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीने पर मजबूर हैं। अब क्या हालात हैं वहां? देखिए, जो खबरें अफगानिस्तान से आ रही हैं वहाँ के मुख्तलिफ जराए से, न्यूज एजेंसी से या मुख्तलिफ जो प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं, वो खबरें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। और ये खबरें पिछले साल की तरह ही दोबारा एक तरीके से रिपीट हो रही हैं, क्योंकि अफगानिस्तान हुकूमत के पास इस तरीके के पैसे की बहुत कमी है कि वो अवाम को जो बुनियादी सहूलियात हैं, जो कि इस वक्त सबसे बड़ी सहूलत जो है वो अवाम को दे सकते हैं, वो है बिजली की। क्योंकि सर्दी, जैसा आपने फरमाया, कि बढ़ती चली जा रही है, अब तो खैर खात्मा होने वाला है, सर्दी का मौसम खत्म होने वाला है। लेकिन जो पिछले 3-4 महीनों में जिस तरह की सर्दी में वहां के अवाम जो है रहने को मजबूर थे, वो कोई नई बात नहीं है। पिछले साल भी इसी तरीके के वाकयात हुए थे, बहुत ज्यादा अमवात सर्दी की वजह से हुई थी। खास तौर से छोटे बच्चों और बड़े बूढ़ों की अमवात में बहुत इजाफा देखने में आया था। इसके अलावा जो मजमूई सूरत हाल है, वो अफगानिस्तान से आने वाली खबरों के मुताबिक ज्यादा अच्छी नहीं है। आप जैसा कि आपने फरमाया कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की तादाद जो है वो तकरीबन 93% से ज्यादा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मेजोरिटी अफगानी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे रहने पर मजबूर है, क्योंकि उनके पास कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कोई कारोबार इस वक्त मौजूद नहीं है, और ना ही हुकूमत उनकी किसी तरीके से मदद कर सकती है, क्योंकि हुकूमत के जो फोकस है या काम करने की जो बाकी चीजें हैं वो दूसरी चीजों पर है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के मुतालबों के खिलाफ जा रही हैं। जिसमें सबसे बड़ी चीज, जैसा कि हम लोगों ने अपने 2-3 एपिसोड से पहले भी बताया था, कि वहां पर औरतों पे और लड़कियों के तालीम के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, कि वो स्कूल, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकती हैं, औरतें दफ्तरों में काम नहीं कर सकती हैं। तो ये मजमूई तौर पर वेस्ट को ये चीजें कबूल नहीं है किसी भी तरीके से, और वेस्ट जो है वो इनको ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी मानता है। और उसका ये कहना है कि जब तक तालिबान हुकूमत एक ऐसी नई हुकूमत कायम नहीं करती जिसमें के सारे एलिमेंट्स, यानी कि शिया, सुन्नी, हजारा, दूसरे जो वहाँ के कबायली लोग हैं, वो उसमें शामिल हो, तब तक वो कोई भी तरीके से अफगानिस्तान हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। साथ ही साथ औरतों और माइनॉरिटीज के साथ में तालिबान हुकूमत का जो रवैया है वो बदलना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा, तब तक उसके एसेट्स अनफ्रीज नहीं किए जाएंगे, ना ही उसे माली इमदाद मिलेगी। और जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट्स में ये कहा है, बहुत ज्यादा ने वहां पर अपने जो काम उनके चल रहे थे, प्रोग्राम्स जो उनके चल रहे थे, वो बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भाई, जब आप हमें औरतों को अपनी यहाँ मुलाजमत देने की इजाजत नहीं देंगे, तो हम पूरी तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, कि बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिसमें कि हमें औरतों की महारत की जरूरत है। तो ये मजमूई तौर पर सारी चीजें इकट्ठा होती चली जा रही है, और ये सब चीजें जो है वो अवाम मुखालिफ ही है। मतलब ये इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जो असरात हो रहे हैं, या सबसे ज्यादा जो मुसीबतें झेल रहा है, वो वहां का अफगान आम अवाम है। आम अफगानी जो है वो इन सब मुसीबतों को झेल रहा है। हुकूमत को इससे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम्म। हम लोग दुआ कर सकते हैं कि हालात बेहतर हो, और वहाँ के जो आम अफगानी है उनकी जिंदगी, तर्ज जिंदगी जो है उसमें बेहतरी आए, और वहाँ पर उनको ज्यादा सहूलियात हुकूमत, जो भी हुकूमत वहाँ पर रहे, उनको मुहैया करा सके। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया असद मिर्जा साहब। आपने खास तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पेशावर बम धमाके के बाद जो कुछ टकराव की सी हालत है डिप्लोमेटिक, उसके बारे में आपने बताया।
और रूस और तालिबान के बीच में जो बात हो रही है, रूस चाहता है कि वहां बाकी बचे अमेरिकी हथियार उसे मिल जाएं ताकि वो यूक्रेन जंग में इस्तेमाल कर सके। उसके बदले में वो तालिबान हुकूमत को रिकॉग्नाइज करे और वहां के जो आम लोगों की जिंदगी है वो बहुत ही परेशानी से गुजर रही है, वो बहरहाल पूरी दुनिया को बहरहाल उस पर नजर रखनी चाहिए और हुकूमतों के मामलात हुकूमतें तय करें, लेकिन आम आदमी उसमें ना पिसे, इसका सभी को ख्याल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।